हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है ज्ञानशिला एकेडमी आपके साथ एमपीपीएससी और अन्य सभी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए एक फ्री यूट्यूब सीरीज़ लेकर चल रहा है, जिसमें मैं आपके साथ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और आप सभी को पता है हमारे ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम ज़्यादा देरी न करते हुए जो बचे हुए टॉपिक है उनको डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता होगा हमने लास्ट क्लास में भारत में खनिज संसाधन पढ़े थे, जिसमें हमने धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा संसाधनों की चर्चा की थी। चलिए अब उन्हीं पर आधारित हम पढ़ेंगे आगे भारत में इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री की बात करते हैं हम, तो आप सभी को पता होगा भारत में उद्योगों की कंडीशन क्या है। तो हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे उद्योगों को होते क्या है। तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा उद्योगों को हम द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। क्यों रखते हैं? जो भी प्राथमिक क्षेत्र से जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग या विनिर्मित करते हैं, और इसी प्रकार हमारी जो सेकंड स्टेज तैयार होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। अर्थात उद्योग में जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त पदार्थ होते हैं उनका हम क्या करते हैं, विनिर्मित करने का कार्य करते हैं। चलिए हम उद्योगों को आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपके उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, और उसमें हम पढ़ते हैं उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक की सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये होता है आपका उद्योग की अवस्थिति का सिद्धांत। ठीक है, ये भूगोल में एक बड़े प्रसिद्ध जियोग्राफर, इकोनॉमिक्स जियोग्राफर हुए या आर्थिक भौगोलिक चिंतक हुए, जो जर्मनी के निवासी थे। इनका नाम था अल्फ्रेड वेबर। इन्होंने आपके उद्योगों की अवस्थिति का सिद्धांत बताया। कब बताया? 1909 के समथिंग बताया। इन्होंने बताया कि उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित किया जा सकता है और स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से कारक होना चाहिए और किस कंडीशन में हमारा उद्योग सक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि हमें जो उद्योग स्थापित करना चाहिए 1909 में, वो न्यूनतम परिवहन लागत के आधार पर करना चाहिए। अर्थात हमें कम से कम उसमें परिवहन लागत आए। जैसे आपको कच्चा माल बाहर से नहीं मंगाना पड़े या तैयार माल बहुत दूर तक नहीं भेजना पड़े। ठीक है, कम से कम आपके लागत आए। तो आप दो ही कंडीशन हो सकती है इसमें, या तो कच्चे माल के पास उद्योग लगा दिया जाए तो वहाँ कच्चा माल होगा तो आपको दूर से नहीं लाना पड़ेगा, या वहाँ बाजार भी हो तो बाजार में वहीं पर आप क्या कर दोगे, बेच दोगे। तो इसी प्रकार हम बहुत सारे कारक पढ़ेंगे जो किसको प्रभावित करेंगे, इस न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत को प्रभावित करेंगे। इसमें सर्वप्रथम आपके हैं उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चा माल। कौन सा है आपका? कच्चा माल। ठीक है, तो हम सब पहले पढ़ेंगे कच्चा माल जो होता है किस प्रकार उद्योगों को प्रभावित करता है। तो आप सभी को पता होगा भारत में जैसे लौह इस्पात उद्योग है, तो आपको लौह इस्पात उद्योग दिल्ली में या मध्य प्रदेश में या आपके उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। आपको मिलता है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र। क्यों? क्योंकि जो लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है वो लौह अयस्क खनिज मुख्य रूप से वहीं मिलता है, और जब वो लोहा खनिज वहीं मिलता है तो हमारा उद्योग भी कहाँ स्थापित करना पड़ेगा, वहीं। क्यों? अगर आप एक जगह से दूसरी जगह इतना सारा कच्चा माल ले जाओगे तो पॉसिबल नहीं है। तो हम पढ़ेंगे कच्चे माल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, शुद्ध और अशुद्ध। कच्चा माल वो होता है जो जहाँ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, वो दूसरी जगह भी ले जाने में आवश्यक हानि नहीं होती है। जैसे कपास, आप कपास को कहीं से भी कहीं ले जा सकते हो। ठीक है, और इसलिए वो एक शुद्ध कच्चा माल है और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो इंडस्ट्री को भी कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। लेकिन अशुद्ध में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है या फिर अन्य पदार्थ भी होते हैं। अब उनको प्रोसेसिंग से बाहर कर दिया जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि आपने 100 किलो मान के चलो मिट्टी ली तो उसमें से 5 या 10 किलो लोहा मिलेगा। तो इस कंडीशन में आप लोहे को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। आप 100 किलो रुई को पूरे कॉटन में इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन 100 किलो मिट्टी को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर कपास आ सकता है या, ठीक है, शुद्ध कच्चा माल। और अशुद्ध में क्या आ सकता है आपके, लौह अयस्क आ सकता है। ऐसे बहुत सारे धात्विक
खनिज जितने भी आते हैं वो मुख्य रूप से अशुद्ध में आते हैं, जबकि कृषि आधारित उद्योग वगैरह में आएंगे तो वो शुद्ध कच्चे माल में आएंगे, वो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जाए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो कच्चा माल है वो शुद्ध और अशुद्ध रूप से होता है और उसी के आधार पर आपके उद्योग की अवस्थिति डिसाइड होती है। जैसे मैंने बता दिया लौह अयस्क जहाँ मिलता है, तो आपके भारत का पहला कारखाना 1907 में लौह अयस्क आपके 1874 में कुल्टी में लगाया गया था पश्चिम बंगाल में। क्यों? क्योंकि वहीं अयस्क मिला था। जबकि प्राइवेट क्षेत्र का 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा आपने पढ़ा होगा जमशेदपुर में लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? क्योंकि वहीं लो अयस्क मिल रहा था। लेकिन खास बात है कपास उद्योग आधारित इंडस्ट्री देखोगे तो आपके मुंबई भी फेमस है कपास उद्योग के लिए या सूती वस्त्र उद्योग के लिए, अहमदाबाद भी फेमस है, इंदौर भी फेमस है और कानपुर भी फेमस है। आपने सभी ने सुना होगा, ठीक है। आपके भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं, जबकि उत्तर भारत का कानपुर को। अब कानपुर में तो कपास नहीं हो रहा है मुख्य रूप से, लेकिन वहाँ पर क्यों? क्योंकि कपास को आसानी से आयात निर्यात किया जा सकता है। और आपने एक मूवी भी देखी होगी, हम विदेशों से भी कपास को या रुई का आयात करते हैं। गदर मूवी में आपने सबने देखा होगा, जब सनी देओल भारत आता है तो जिस ट्रेन में बैठता है उस ट्रेन में दो ही चीज़ें होती है, एक तो कोयला होता है, दूसरे नंबर पर कपास होता है। कपास क्यों? हम कपास को वहाँ से आयात कर रहे हैं और भारत की इंडस्ट्री में वो सहायक हो रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान दे सकते हो। तो ये शुद्ध और अशुद्ध कच्चा माल मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? उद्योगों को। जहाँ कच्चा माल होगा मुख्य रूप से अगर वो अशुद्ध होगा तो उद्योग वहीं पर लगाया जाएगा, अगर वो शुद्ध होगा तो उद्योग कहीं पर भी लगाया जा सकता है, ध्यान रख लेना। नंबर 2 पे कौन आ जाएगा? ऊर्जा। आप सभी को पता है उद्योगों के लिए मशीनें होती है और मशीनों के लिए मुख्य रूप से किसकी ज़रूरत होती है? ऊर्जा की। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो उद्योग आपकी इंडस्ट्री सक्सेस नहीं हो सकती। तो बड़ी मात्रा में जहाँ जहाँ उद्योग लगाए गए हैं आप देखोगे उन्हीं के पास आसपास ऊर्जा उत्पादन संयंत्र भी लगाए गए। जैसे मध्य प्रदेश में पहला कारखाना अखबारी कागज का नेपा नगर में लगा था, तो उसके लिए चांदनी ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। आपको ध्यान रखना है वो चांदनी ताप विद्युत गृह नेपा नगर कागज कारखाने को क्या उपलब्ध कराता था? ऊर्जा उपलब्ध कराता था। तो हम ऐसे एग्जाम्पल के द्वारा भी याद रख सकते हैं। तो ऊर्जा एक महत्वपूर्ण कारक है जो किसको प्रभावित कर रही है? उद्योग को प्रभावित कर रही है। तीसरा श्रम। आप सभी को पता है ऊर्जा के साथ साथ मशीनों को संचालित करने के लिए श्रम की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। और श्रम भी दो प्रकार का होता है, कुशल और एक अकुशल श्रम। कुशल श्रम, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। जैसे आप पढ़ते हो हीरा तराशना। अगर हीरा तराशने का उद्योग आपके सूरत में ही क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्किल लेबर मिलते हैं इसी के, इसलिए वहाँ दूसरी जगह सफल नहीं हुआ है, ठीक है। तो वहीं अकुशल जैसे कृषि में आप देखोगे कोई भी काम कर सकता है, तो आपके देखोगे तो कृषि में अकुशल श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए बिहार यूपी के लोग पंजाब हरियाणा राजस्थान जहां हरित क्रांति के क्षेत्र है वहां काम करने के लिए जाते हैं अकुशल श्रम के रूप में। या फिर आपने देखा होगा, ठीक है, लेबर मुख्य रूप से अन्य कार्यों में जो यूज़ होती है वो भी अकुशल होती है। जैसे घर निर्माण कार्य है तो उनमें भी लेबर यूज़ होती है। तो ये ध्यान रखना है, कुशल और अकुशल श्रम जो होता है मुख्य रूप से उद्योगों को प्रभावित करता है। कुछ उद्योगों में कुशल श्रम की आवश्यकता होती है तो कुछ उद्योगों में अकुशल श्रम के द्वारा भी काम चलाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है? बाजार। सबसे महत्वपूर्ण कारकों में ये भी आता है। क्यों? अगर बाजार नहीं होगा तो आप कितना ही माल तैयार कर लो, बेचोगे कहाँ, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होगी आपके? बाजार। क्योंकि बाजार होगा तभी आपका मार्केट चलेगा। आज देखो विश्व के अनेक देश भारत की ओर देख रहे हैं क्योंकि भारत के पास बड़ा बाजार है। और बड़ा बाजार कैसे है? तो हमारी बड़ी जनसंख्या है। उन सभी को पता है इतनी जनसंख्या है तो इनको कुछ न कुछ तो आवश्यकता लगेगी, इसलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ कहाँ आना चाहती है? आपके भारत में आना चाहती है। किस रूप में? वो भारत को एक बाजार के रूप में देख रही है, ठीक है। और बाजार भी दो तरह का होता है, एक नियंत्रित एक खुला। अब बहुत सारी कंपनियां आना चाहती है लेकिन क्या सरकार सबको आने देगी क्या? नहीं। तो कुछ बाजार गतिविधियां नियंत्रित होती है और कुछ बाजार गतिविधियां खुली होती है जिसमें सबको भारत की इंडस्ट्री को साथ साथ विदेश इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जाता है। जैसे आपके दुग्ध उत्पादन इंडस्ट्री है तो वो नियंत्रित है। क्यों? क्योंकि भारत में दुग्ध किसान बहुत ज़्यादा है और वो गरीब है तो उनके अधिकारों का हनन नहीं हो, इसलिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड जैसी कंपनियों को भारत में मार्केट में आसानी से अनुमति नहीं मिलती है। लेकिन वहीं दूसरी इंडस्ट्री देखोगे आप तो वो आसानी से भारत में अपना कार्य कर रही है और बाजार में बेच रही है। जैसे मोबाइल इंडस्ट्री देख सकते हो आप,
ठीक है। तो वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके असेंबल कर रहे हैं और पूरे भारत में चाइना के मार्केट ने कब्जा कर रखा है, बाजार बना रखा अपना पूरा, ठीक है। तो बाजार एक उद्योग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अगला कारक क्या है, परिवहन। आप सभी को पता है अगर परिवहन के साधन नहीं होंगे तो आप इंडस्ट्री को माल, ना तो माल को सप्लाई कर सकते हो, ना उसमें आने वाले कच्चे माल और अन्य पदार्थों को, जैसे सड़क परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी। इसलिए वर्तमान सरकार देखोगे आप तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर मैन कौन है, नितिन गडकरी। वो किस पे कार्य कर रहे हैं, मुख्य रूप से सड़कों के निर्माण पर, और एक्सप्रेस वे सबसे ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो परिवहन तेजी से होगा, द्रुत होगा, और हमारी इंडस्ट्री को क्या मिलेगा, बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण कारक है। फिर रेल, आपने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नाम सुना होगा, ठीक है। एक उत्तर पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, एक उत्तर पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ठीक है। आपके JNPT से लुधियाना या दादरी तक, और एक लुधियाना से कहाँ तक है, आपके उड़ीसा में पारादीप तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऐसे रेल परिवहन के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिन पे क्या होगा, केवल डेडिकेटेड होंगे। वो किसके लिए, मालगाड़ियों के लिए। आपने सभी ने देखा होगा हमारी आज वर्तमान में कितनी सवारी रेलगाड़ियां जो होती है वो मालगाड़ियों के कारण लेट लतीफ़ी से चलती है। तो इसके लिए सरकार अलग से क्या बना रही है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, ताकि उन गाड़ियों को अलग ही आवाजाही होगी और इससे इंडस्ट्री को भी क्या होगा, बहुत बढ़ावा मिलेगा। इसलिए अगला कौन सा हो गया, जल। जल एक सबसे सस्ता परिवहन है, और दुनिया में जितना भी उद्योगों का परिवहन होता है अंतर्राष्ट्रीय, तो 90% के लगभग अंतर्राष्ट्रीय परिवहन जल के द्वारा होता है, क्योंकि सागरों की संख्या अधिक है और ये सबसे सस्ता परिवहन है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सड़क में तो सड़क भी बनानी पड़ रही थी, बस भी बनानी पड़ रही थी, ट्रेन में ट्रेन भी बनानी पड़ रही थी, पटरी भी बिछानी पड़ रही थी। इसमें कुछ नहीं, जहाज बना दो बस, फिर तैरो आराम से। तो ये सबसे सस्ता परिवहन है इसीलिए, ठीक है। इसी तरह वायु परिवहन, कार्गो वायुयान आपके बहुत सारे सरकार बना रही है, और एक से कार्गो एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, ताकि कुछ पदार्थों का क्या किया जाए, जल्दी से परिवहन किया जाए। तो परिवहन भी उद्योगों को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है, ध्यान रखना है। फिर पूंजी। पूंजी एक ऐसा कारक है जो उद्योगों को सर्वप्रमुख रूप से प्रभावित करता है। क्यों, अगर ये सभी कारक मौजूद होंगे लेकिन अगर पैसा नहीं होगा तो वो इंडस्ट्री लगा पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं लगा पाएगा। इसलिए एक सर्वप्रमुख कारक कौन सा भी हो जाता है, पूंजी। अगर आपके पास पूंजी होगी तभी आप उद्योग लगा पाओगे, और इसमें दो तरह की पूंजी है, एक तो सरकारी, एक निजी, ठीक है। आप देखोगे भारत में बड़े बड़े सरकारी PSU हैं, जैसे NTPC है ना, कोल इंडिया लिमिटेड, आपने सुना होगा, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो एक इसमें सरकारी पूंजी के माध्यम से कार्य करती है। तो बड़ी बड़ी अडानी इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री, आपने सुना होगा, टाटा इंडस्ट्री, ये कुछ निजी पूंजी के माध्यम से संचालित होने वाली इंडस्ट्री है। तो सबसे प्रमुख कारक कौन सा होता है, पूंजी। अब हमारे पास पूंजी नहीं है लेकिन हमारे आसपास बहुत सारे कारक मौजूद है, तो ये कारक कुछ काम के नहीं, जब तक पूंजी नहीं होगी उद्योग स्थापित किया नहीं जा सकता। और सरकार नए नए प्रोत्साहन देती है ना, आपको सभी को सुना होगा, ब्याज दरों पे छूट दी जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उद्योगों की ओर आकर्षित हो सके, ठीक है। तो ये उद्योगों को प्रभावित करने वाला पूंजी भी एक महत्वपूर्ण कारक है, अच्छे से ध्यान रखना है आपको। फिर अगला कारक कौन से हो जाएंगे, अब हम सदाबहार कारक पढ़ेंगे, कौन कौन से, जैसे भौगोलिक कारक, ठीक है, ऐतिहासिक या औपनिवेशिक कारक, राजनीतिक या प्रशासनिक कारक, वैज्ञानिक तकनीकी और प्रौद्योगिकी कारक। सबसे पहले पढ़ेंगे भौगोलिक कारक, जलवायु, ठीक है। जैसे हमने सूती वस्त्र इंडस्ट्री पढ़ी थी, तो उसके लिए कुछ विशेष जलवायु दशाएं होना आवश्यक है, वहीं पर वो सक्सेस होती है। तो जलवायु भी मुख्य रूप से आपके किसको प्रभावित करती है, इंडस्ट्री को प्रभावित करती है, अच्छे से ध्यान रखना है। जहाँ जैसी जलवायु होगी वहाँ इंडस्ट्री उसी का अनुरूप बनाई जाएगी। जैसे आप अगर पहाड़ी क्षेत्र वाली जलवायु में रह रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप सामान्य भारी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना आपको, जलवायु मुख्य रूप से क्या करती है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करती है। चट्टाने, अभी बताया था मैंने,
जैसे धारवाड़ चट्टानों में धात्विक खनिज मिल रहे थे, और जब धात्विक खनिज धारवाड़ चट्टानों में मिल रहे थे तो जितने भी भारी इंडस्ट्री होगी, जितनी भी औद्योगिक धात्विक इंडस्ट्री होगी, वो इन्हीं चट्टानी क्षेत्रों के आसपास लगाई जाएगी, क्योंकि चट्टानों से वो अयस्क निकाले जाएंगे और वहीं पर उनको निष्कर्षित किया जाएगा और उनसे अशुद्धियाँ दूर करके फिर वहाँ से वो इंडस्ट्री या धात्विक इंडस्ट्री संचालित होगी। जैसे भारत में एल्यूमिनियम उद्योग पड़ते हो, नालको, बाल्को, इंडाल्को, हिंडाल्को, है ना, आप चाहे तो इस्पात इंडस्ट्री पढ़ते हो, बोकारो, ठीक है, राउरकेला, भिलाई, एम विश्वेश्वरैया, हम सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये कहाँ पर? चट्टानी क्षेत्रों, मुख्य रूप से धारवाड़ चट्टानी क्षेत्रों में, या फिर जहाँ पर वो खनिज पाए जाते हैं उन्हीं चट्टानी क्षेत्रों में लगाई गई है। तो ये आपके मुख्य कारक है जो किसको प्रभावित कर रहा है? उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित कर रहा है, अच्छे से ध्यान रखना है। फिर भूमि का प्रतिरूप, भूमि का प्रतिरूप भी बहुत जरूरी है जो इंडस्ट्री को प्रभावित करता है। अगर मान के चलो आपके पास बहुत सारे धात्विक खनिज है लेकिन भूमि प्रतिरूप अच्छा नहीं है तो वहाँ औद्योगिक सफलता नहीं मिल पाएगी। जैसे अफ्रीका की कंडीशन देख सकते हो, अफ्रीका संसाधनों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन वहाँ पर भूमि प्रतिरूप ऊबड़ खाबड़ है, साथ ही वहाँ पर पूंजी का अभाव, गरीबी वगैरह ज़्यादा है, और इन दोनों कारकों के कारण वहाँ उद्योग सफल नहीं हो पाया। भारत में देख सकते हो आप हिमालयी क्षेत्र, कुछ पश्चिमी घाट का क्षेत्र, वहाँ भूमि प्रतिरूप बहुत ही दुर्गम है, घने जंगल है, ठीक है, तो वहाँ पर इंडस्ट्री सफल नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ भूमि प्रतिरूप उद्योगों को स्थापित करने के योग्य नहीं है। तो ये भी आप मुख्य रूप से प्रभावित करता है। फिर उच्चावच, ठीक है, उच्चावच मैदानी क्षेत्र में परिवहन वगैरह के सब साधन आसानी से बिछाए जा सकते हैं, तो बहुत सारी इंडस्ट्री मैदानी क्षेत्रों के आसपास या तटीय क्षेत्रों के आसपास जल परिवहन की सुविधाएं होती है तो वहाँ पर स्थापित होती है। वहीं पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में कुछ प्रमुख इंडस्ट्री को अपवादों को छोड़ दिया जाए, जो वहीं कच्चा माल वगैरह मिल रहा था तो उसके अलावा दूसरी इंडस्ट्री देखने को नहीं मिलती है। खास बात है। तो उच्चावच भी आपके किसको प्रभावित करते हैं? कहीं ना कहीं इंडस्ट्री या उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो भौगोलिक कारक में जलवायु, चट्टाने, भूमि प्रतिरूप और उच्चावच मुख्य रूप से प्रभावित कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर ऐतिहासिक या औपनिवेशिक कारक, और ऐतिहासिक या औपनिवेशिक कारक में पढ़ोगे आप तो कौन कौन से आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पर ताम्र इंडस्ट्री, ताम्र पाषाणकालीन पाठ पढ़ते हो आप, हड़प्पा सभ्यता को ताम्र पाषाणकालीन काल के आसपास भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तांबे की उद्योग इंडस्ट्री उस समय फेमस थी। तो आप कुछ इंडस्ट्रियाँ ऐतिहासिक आपके ऐतिहासिक देन रही है, जैसे लोहे की खोज वैदिक काल में हुई, तांबे की खोज हड़प्पा काल में हुई, तो कुछ इंडस्ट्रियाँ वहीं से बनती आई। सूती वस्त्र इंडस्ट्री आपके हड़प्पा का ही, हड़प्पा संस्कृति की ही देन है, ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हो। सूती वस्त्र के प्रथम साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं? आपके कपास के साक्ष्य हड़प्पा से मिलते हैं। तो कुछ इंडस्ट्रियाँ आपकी ऐतिहासिक देन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर महाजनपद काल में देखोगे है ना, भारत में पहला नगरीकरण इसको बोला जाता है। क्यों नगरीकरण हुआ? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो नगरीकरण भी हुआ, और आपके जो कृषि आधारित उत्पाद थे उनको प्रोसेसिंग करके किस में बदला गया? आपके औद्योगिक गतिविधियों में बदला गया, ध्यान रखना है। फिर मौर्य और गुप्त काल देखते हो आप, उसमें भी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला। दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और अंग्रेजों का औपनिवेशिक काल, जिसमें हमारे यहाँ विऔद्योगिकरण हुआ, ठीक है। खास बात है, यहाँ तक तो औद्योगिकरण हो रहा था, लेकिन ये अंग्रेजों के समय क्या हुआ? हमारा विऔद्योगिकरण। हमारे यहाँ से कच्चे माल को बड़ी संख्या में लूटा गया, और आपके ब्रिटेन, यूरोप में जाकर वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो अगर आप पढ़ते हो ना, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति, और ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति किसकी देन है? भारत की देन है। अगर भारत से संसाधनों और अफ्रीका से संसाधनों को लूटा नहीं होता तो आप ब्रिटेन आज पूरी तरह अफ्रीका के जैसे देशों की तरह होता, वहाँ कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता। क्यों? उसने अपना यहाँ से क्या विऔद्योगिकरण करके यहाँ से औपनिवेशिक काल में हमको लूटा है, और यहाँ से बड़ी मात्रा में पूंजी ले गया है, और वहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित करी है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऐतिहासिक कारक है जो उद्योगों को प्रभावित कर रहे हैं। और आप देखोगे फिर आज़ादी के बाद हमने अलग अलग पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, जिसमें हमारी औद्योगिकरण पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। ये सारे फैक्ट बता रहा हूँ मैं, अच्छे से याद रखना है। इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपका औद्योगिकरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। अब पढ़ते हैं हम राजनीतिक प्रशासनिक कारक। राजनीतिक प्रशासनिक कारक में आप पढ़ते हो औद्योगिक नीतियाँ,
ठीक है। सरकार समय समय पर नई नई औद्योगिक नीतियाँ, प्रोत्साहन नीतियाँ लेके आती है। आप सभी को पता होगा, जैसे गुजरात, साउथ के स्टेट में ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ है, जबकि हिंदी स्टेट, उत्तर प्रदेश, बिहार आज भी औद्योगिकरण की क्यों बाढ़ देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक नीतियाँ सही ढंग से नहीं बनाई गई है। तो ध्यान रखना है। साथ ही साथ वहाँ की कानून व्यवस्था भी देखोगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी हुई है तो वहाँ औद्योगिकरण अच्छा देखने को मिला, लेकिन पहले अच्छा नहीं हुआ करता था। आप अच्छे से ध्यान रख सकते हो। सरकारी योजनाएं, बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी औद्योगिकरण को प्रभावित करती है। और इसके अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार, ये किसी से छिपा नहीं है। भारत में अगर औद्योगिकरण में सबसे प्रमुख, अगर मैं मानता हूँ आज की कंडीशन स्वतंत्रता के बाद बाधक तत्व रहा है तो ये रहा है, इतना इन हमारे प्रशासनिक और राजनीतिक लोगों ने भारत को लूटा है जितना शायद ये ऊपर वाले लोग भी नहीं लूट के ले गए होंगे। ठीक है। तो सबसे प्रमुख बाधक कारक के रूप में मैं भ्रष्टाचार को मानता हूँ, क्योंकि इसने हमारे औद्योगिकरण को आज कम से कम 200 साल पीछे ढकेल दिया है ना। हर चीज़ में आपके पैसा खाया जाता। बड़ी आपके भारत में इसी पर बॉलीवुड की अनेक मूवियाँ बनी हुई है जो भ्रष्टाचार को दर्शाती है। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वैज्ञानिक तकनीकी उन्नति, जिनके पास पूंजी का अभाव है तो वो आपके नए नए रिसर्च नहीं कर पाएंगे, वहाँ तकनीकी का अभाव होगा, और तकनीकी का अभाव होगा तो वहाँ पर औद्योगिकरण भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए भारत ने देखा होगा आपके रक्षा उद्योग जो प्रमुख उद्योग के रूप में नहीं उभर पाया, क्योंकि हम हमेशा आयात पर निर्भर रहे। क्यों आयात पर निर्भर रहे? हमारे पास वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी आपके तकनीकी नहीं थी। हम सोचते थे कोई हमको दे दे, हमने कभी इस पर पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि पूंजी का भी अभाव था, भ्रष्टाचार व्याप्त था, तो हमारी सारी सेवाएं ठप हो चुकी थी। इसलिए आप देखोगे तो ये कारक भी आपके किसको प्रभावित करता है? उद्योगों को प्रभावित करता है। इस प्रकार हमने पढ़ लिया है, भारत में उद्योग पढ़े, लेकिन उद्योगों की अवस्थिति का सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेबर द्वारा दिया गया था, मुख्य रूप से तो उसने न्यूनतम परिवहन लागत के सिद्धांत पर दिया था, लेकिन जो हमने कारक पढ़े, ये कारक भी किसके रूप में प्रभावित कर रहे हैं? भारत को औद्योगिक स्थिति के रूप में प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें आपके कौन कौन है? कच्चा माल है, ऊर्जा है, श्रम है, बाजार है, परिवहन है, पूंजी है। भौगोलिक कारक में हमने सारे पढ़ लिए, ऐतिहासिक कारक में ये सभी पढ़े हमने, राजनीतिक कारक में याद रखना अच्छे से आपको। ठीक है, कौन कौन सपोर्टेड है? ये सपोर्टेड है तो ये बाधक है। और वैज्ञानिक तकनीकी कारक में पढ़ लिया हमारा रक्षा उद्योग किस कंडीशन में, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग किस कंडीशन में। ठीक है, तो ये कुछ कारक है उद्योगों को प्रभावित करने वाले, जो एग्जाम में सीधे प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं, ये याद रखना है। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम औद्योगिक प्रदेशों के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।